Hey guys, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and केम छो? This is शैलेंद्र पांडे welcoming all of you to your wonderful platform NCERT वाला माइंड मैप के इस पावर पैक्ड सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर। मेरे प्यारे बच्चों, देखो माइंड मैप सीरीज का आगाज हो गया है। लास्ट ईयर भी माइंड मैप सीरीज मैंने लिया था और बहुत सारे यानी कि लाखों बच्चों ने उस सीरीज का फायदा उठाया था और सभी के लिए वो सीरीज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुई थी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इस बार हम लोग उस सीरीज को और बेहतर बना रहे हैं, यानी कि इस सेशन में आपको मैं पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन तो कराऊंगा ही कराऊंगा। इसके साथ ही साथ 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि माना जाता है कि भाई साहब फिजिक्स के लिए तो सबसे ज्यादा बेहतरीन लेवल का पेपर पूछा गया था। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भैया जेईई नीट से ऊपर लेवल का पेपर बोर्ड एग्जाम का पूछा गया था। तो उस एग्जाम में आए हुए क्लास मतलब आपके 12th के पहले चैप्टर के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज के ही सेशन में आप लोग मेरे साथ करने वाले हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इस माइंड मैप सीरीज का एम क्या है। माइंड मैप सीरीज का एम ये नहीं है कि मैं आपको पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा रहा हूं, नहीं, मैं आपको चैप्टर को रिवाइज करा रहा हूं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग एक बार चैप्टर अपने लेवल पर पढ़ें, उसके बाद आप इस लेक्चर के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। ये रिवीजन आप अभी भी कर सकते हो। बोर्ड एग्जामिनेशन के जस्ट 1 घंटे पहले भी अगर आपके पास समय है तो उस समय भी आप इस लेक्चर को देखकर अपने पूरे चैप्टर का थॉरो रिवीजन कर सकते हो। यानी कि इस चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं यहां पर उन सारे कॉन्सेप्ट्स की बात की जाएगी। सभी पर रिलेटेड जो पीवाईक्यूज है वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं, राइट। लेकिन यहां पर डेरिवेशन आपको नहीं मिलने वाले हैं, तो इस चीज की उम्मीद मत रखिएगा। उसके लिए आगे और भी सीरीज आएंगी तो वहां पर पूरा डिटेल में आपको एक एक चीज बताया जाएगा यहां पर। लेकिन ये जो सेशन होगा ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बेहतरीन होगा कि आप इसका कंपैरिजन किसी और लेक्चर से कभी कर ही नहीं पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने माइंड मैप सीरीज में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबसे पहले देखो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। कूलम साहब का लॉ क्या था, जनरल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म सब पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, और लास्ट में हम लोग गॉस थ्योरम क्या होता है, जिसके एप्लीकेशंस क्या हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, राइट। लेकिन मैं सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा गाइडेंस आपको मेरे साथ मिलने वाली है। यानी कि इस टेलीग्राम चैनल को जो आप ज्वाइन करोगे तो वहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे ऐसे नोट्स, ऐसे पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर, चैप्टर की शुरुआत होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस से। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सब्सटेंस की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को जनरेट करता है। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो चार्जेस बेसिकली 2 ही तरीके के हो सकते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। सर, हमने तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सुना था। बेटा वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। यहां पर बात किसकी हो रही है, चार्ज की। चार्ज केवल 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है तो वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज को मेजर करने के लिए जो यूनिट हमारे पास है वो मेनली हम लोग कूलम की बात करते हैं। कूलम ले सकते हो, माइक्रो कूलम ले सकते हैं। 1 माइक्रो कूलम का मतलब हो गया 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। 1 मिली कूलम कभी आपको लिखा मिल जाए तो 10⁻³ होता है। नैनो कूलम अगर कहीं लिखा मिल जाए तो 10⁻⁹ कूलम होता है। ऐसे ही अगर पीको कूलम लिखा मिल जाए तो इसका मतलब 10⁻⁻12 कूलम होता है। इन यूनिट्स का बहुत ज्यादा यूज होगा आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, राइट। अब यहां पर हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर ही पूछा गया, यानी कि इसी साल 2024 का लेटेस्ट पीवाईक्यू भी मैं आपको करवाऊंगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा ये कहता है कि टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम पर, आइसोलेटेड सिस्टम पर हमेशा कंजर्व होता है। यानी कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज उस पर बाद में भी होता है। यानी Q इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू Q फाइनल। इसके बाद कह रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है। एडिटिव मतलब कोई एक सिस्टम है जिस पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और -Q3 चार्ज है, यानी 3 तरीके के चार्जेस हैं। तो बेटा जो टोटल चार्ज होगा उनको जोड़ा जा सकता है। टोटल चार्ज Q1 + Q2 - Q3 के बराबर होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह कि हम चार्ज की मिनिमम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं और किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, यानी कि Q = Ne। इसी
फॉर्मूले का यूज आप लोगों ने क्लास 10th में किया था और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई साहब बताओ जरा एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपने Q की जगह 1 रखा था, N निकालना था, E की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर -19 रखा था और N की वैल्यू सॉल्व कराई थी 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि एक कूलम चार्ज में इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे प्यारे बच्चों होते हैं। इसके बाद चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय मोशन, यानी कि चार्ज इनवेरिएंट नेचर का होता है, यानी कि अगर आप स्पीड बढ़ाते भी जाओगे तो भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन सर इसकी बात कर ही क्यों रहे हो, क्योंकि ऐसा मास में होता है बेटा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है, यानी उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जाता है, तो उसका मास बढ़ने लगता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। लेकिन चार्ज में ऐसा कुछ भी नहीं है, चार्ज को चाहे जितना तेज चलाओ, वो जितना चार्ज पहले था वो उतना ही चार्ज बाद में भी रहेगा। इसके बाद कह रहे हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये आप सबको पता है कि भाई सेम टाइप के जो चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे, अपोजिट टाइप के चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बात किया था कि भाई साहब इस चीज पे पीवाईक्यू पूछा गया है, तो आओ जरा सॉल्व करते हैं पीवाईक्यू, तुम लोग भी ट्राई करो यार। कह रहे हैं टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड, यानी कि B1 एंड B2, एक बॉल B1 है, दूसरा बॉल B2 है, दे आर गिवन -7 पिको कूलम एंड 4 पिको कूलम चार्जेस रिस्पेक्टिवली, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द थर्ड आइडेंटिकल बॉल। बेटा एक तीसरी बॉल है, बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है, और इस पर कुछ चार्ज रहा होगा, एंड सेपरेटेड, यानी कि इन तीनों को एक बार टच कराया गया और फिर तीनों को सेपरेट कर दिया गया। कह रहे हैं अगर तीनों पर फाइनल चार्जेस -2 पिको कूलम का है तो जरा इस पर चार्ज बता दीजिए। अरे सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है कि सर इस पूरे प्रोसेस के पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज पूरे प्रोसेस के बाद में भी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों Q इनिशियल कितना है, तो पता चला -7 + 4 + Q के बराबर इनिशियल चार्ज था, और फाइनल आपसे बोला गया कि सभी पर -2 पिको कूलम के बराबर चार्ज है, यानी -2 -2 -2, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -2 -2 -2 तो -6 हो जाएगा, यानी कि -3 + Q जो है वो हमारा -6 के बराबर होगा। तो बेटा Q की वैल्यू हमारी -3 कूलम यानी कि पिको कूलम निकल कर आ जाएगा। -3 पिको कूलम यानी 10 की पावर -12 में सारी बातें हो रही हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन देखो यहां पर आपका सही हो गया। अब यहां पर सर होता क्या है, देखो जब कोई भी आइडेंटिकल बॉल्स को आप टच कराते हो बेटा, तो कॉन्सेप्ट कहता है कि उनमें चार्ज आधा आधा बढ़ जाता है, ठीक है, जस्ट हाफ चार्ज यहां पर बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर इस तरीके से चार्ज को डिवाइड नहीं करना था। अगर वो कूलम्स लॉ लगाने को बोलते, आपसे फोर्स की वैल्यू पूछते, तब आप यहां पर ये चीज लगाते कि पहले -7 कूलम चार्ज था, अभी Q चार्ज है, दोनों को जब हम टच कराएंगे तो -7 + Q/2 इसमें भी और उतना ही इसमें भी हो जाएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आप सभी को बैचेस में करवाए गए हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई साहब अगर मैं इन तीनों को ऐसे टच करा करके फिर अलग कर दूंगा तो जरा बता दो कि इस पर चार्ज कितना था। तो आपने सिंपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी सर होगा। अब यहां पे कूलम साहब का लॉ बता रहे हैं कि जनरल फॉर्म में क्या होता है। बेटा देखो अगर कोई भी Q1 चार्ज है, यहां कहीं पर कोई भी Q2 चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो Q1 वाला चार्ज Q2 वाले को हमेशा रिपेल कर देगा अगर सेम टाइप के चार्जेस हैं। और इस फोर्स की अगर मैं वैल्यू आपको याद दिलाऊं तो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² के बराबर, जहां पर Q1 Q2 दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है और R इनके बीच के डिस्टेंस है, राइट। यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। और बेटा ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कहते हैं या वैक्यूम, 8.85 × 10 की पावर -11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, राइट। और अगर यही दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया जाएगा तो फिर हम वहां पे उस मीडियम की परमिटिविटी लेंगे जिसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट के होता है, जहां पर के का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये रिप्रेजेंट करता है कि उस मीडियम में कंडक्टर और इंसुलेटर की आखिर कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। अब आ जाओ यहां पर यही चीज उठा करके मैं यहां रखूंगा, यानी कि अगर इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रखा जाएगा तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² के बराबर होता है। क्लियर है ना। ये फोर्स का फॉर्मूला है, ये फोर्स का फॉर्मूला है। ये फोर्स होगा जब दोनों चार्जेस को वैक्यूम में या फिर एयर में रखा जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे जब उन्हीं चार्जेस को किसी मीडियम में रखा जाएगा, यानी कि मीडियम में रखने पर जो फोर्स है वो K टाइम्स कम हो जाता है, K गुना कम हो जाता है। सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने कहा ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि मीडियम में कंडक्टर और इंसुलेटर की कितनी प्रॉपर्टी है। या इसको अगर मैं मैथमेटिकली बताऊं तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये किसी मीडियम
मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम के परमिटिविटी का रेशियो होता है. सो इट इज सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फिर डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम बता रहे हैं सर 1 कूलम क्या होता है. तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया. 1 कूलम चार्ज इज द चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस. यानी कि अगर दो इक्वल चार्जेस हम लोग ले लें, दो इक्वल और सेम टाइप के चार्जेस ले लें, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रख दें, तो ऑब्वियस है दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को. तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगा दे और उस फोर्स की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन के बराबर हो जाए, तो बेटा ये दोनों चार्जेस हमारे 1 कूलम के चार्जेस हो गए. यानी कि कूलम्स लॉ के थ्रू ही हमने 1 कूलम चार्ज का डेफिनेशन यहां पर देखो निकाल लिया है. तो बड़ी सिंपल सा यहां पे डेफिनेशन है. इसके बाद आपसे फिर से देखो पीवाईक्यू पूछा गया. अब कूलम्स लॉ पे बउआ छाप क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं. कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन को देखो घुमा के पूछा जा रहा है. सीधे सीधे नहीं कह रहा कूलम्स लॉ बताओ. पढ़ो क्वेश्चन. कह रहा है कूलम फोर्स F वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर. तो बेटा एक ग्राफ दिया है जो कि फोर्स वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर ग्राफ है. ठीक है. आपसे कह रहे हैं कि एक चार्ज Q1 Q2 है, यहां पे एक चार्ज Q2 Q3 पेयर है, इस तरीके का बना हुआ है एज शोन इन दिस फिगर. रेशियो ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q3. आपसे कह रहे हैं Q1 और Q3 वाले चार्ज का रेशियो बताओ. अब दूर दूर तक क्वेश्चन देखने से हिंट नहीं लग रहा है कि ये कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है, लेकिन यार क्वेश्चन उसी चीज का है. देखो कभी भी अगर तुम्हें ग्राफ दिया जाए, तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स में आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं भाई, है ना, कि ग्राफ का मतलब ही होता है दो चीजें ही पूछी जा सकती है. पहला होता है उस ग्राफ का स्लोप, दूसरा होता है एरिया अंडर द ग्राफ. इसके अलावा तीसरी चीज यार नहीं बन पाती है उसमें, है ना. स्लोप का मतलब होता है जो भी क्वांटिटी y एक्सिस पर है डिवाइडेड बाई जो भी क्वांटिटी x एक्सिस पर है. यानी कि अगर मैं इस ग्राफ के स्लोप की बात करूं, इस ग्राफ के अगर मैं स्लोप की बात करूं, तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑन x एक्सिस. तो f अपॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ये बन गया fr स्क्वायर. और यही स्लोप जो होता है वो इस वाले एंगल के tan थीटा के बराबर होता है. यानी कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है, तो इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो tan 30 हो गया. तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर जो लिखा हुआ है अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो भैया फोर्स का फॉर्मूला यही होता है ना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर. ठीक है. तो आप भी कहेंगे सर F इंटू आर स्क्वायर, ये जो वैल्यू है अगर मैं इस पूरे को K लिख दूं, तो ये पूरी वैल्यू सर K Q1 Q2 के बराबर है. और यही क्या है, यही ऊपर वाले ग्राफ का बेटा स्लोप है. यानी कि स्लोप की वैल्यू हमको ये पता चल गई कि भैया K टाइम्स Q1 Q2 के बराबर है. और बेटा स्लोप होता क्या है, स्लोप tan थीटा, यानी कि tan 30 के बराबर है. tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है. इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो. बिल्कुल इसी तरीके से अगर नीचे वाले केस में मैं आपसे बात करूंगा, तो वहां पर भी देखा जा सकता है कि भैया F इंटू आर स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू K टाइम्स Q2 Q3, है ना. और ये भी स्लोप के बराबर होगा, लेकिन वहां पर एंगल 60 डिग्री है, तो उसको मैं tan 60 लिखूंगा. वैसे तो ये क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल है इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा, तो यहां पे एक माइनस भी हमें लगाना चाहिए. वैल्यू माइनस का √3 के बराबर आएगा. ये इक्वेशन नंबर 2 है. हम लोगों से कहा गया है कि भैया Q1 और Q3 का रेशियो बताओ. ये रेशियो कैसे आएगा बेटा, इन्हीं स्लोप के डिवीजन से ही रेशियो आएगा. आपको क्या करना है, आपको ये और ये डिवाइड करना है. यानी कि ऊपर वाला स्लोप नीचे वाले स्लोप को अगर मैं डिवाइड कर दूं, है ना, जैसे ही मैं डिवाइड करूं जरा चेक करना क्या आएगा. मिलेगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई K टाइम्स Q2 Q3. दिस रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई माइनस का √3. तो बेटा चेक करो, K से K कट गया, Q2 से Q2 कट गया. Q1 अपॉन Q3 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का ये √3 भी नीचे आएगा, माइनस का 1 अपॉन 3. बट माइनस जैसा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ठीक है, हम लोग को केवल चार्जेस का मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा गया होगा, तो हमने 1/3 को टिक कर दिया है. अगर यहां ऑप्शन में -1/3 होता तो -1/3 इसका बेटर ऑप्शन था. तो आप देख सकते हो कि बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा, कितनी फंडामेंटल चीज को देखो उठाकर उसने क्वेश्चन बना दिया आपसे. और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज को गलत कर जाएंगे, राइट. तो बेटा ये माइंड मैप सेशन है, यहां पर चीजों को क्विकली बताया जा रहा है. इसमें बहुत एनर्जी लगती है टीचर की, आप लोग लेकिन उस एनर्जी का पॉजिटिव यूज करना. एक एक चीज को दिक्कत आ रही है, पीछे वीडियो ले जाओ, फिर से रिपीट करके देखो, आपको एक एक बात समझ में आएगी. डिटेल में मैंने समझाया है. अगला क्वेश्चन देखो, हमसे क्या कह रहे हैं कि भाई कूलम्स लॉ में फोर्स है 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच का फिर से ग्राफ दिया है. यानी कि एक क्वेश्चन
क्वेश्चन और पूछा गया था दूसरे सेट में, है ना, उसमें कह रहे हैं कि फॉर टू पेयर्स ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 ऊपर है, Q2 Q3 नीचे है, और कह रहे हैं Q2 चार्ज हमारा पॉजिटिव है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे छोटा है। यानी कि एक बात एकदम क्लियर है कि जो Q2 वाला चार्ज है वो पॉजिटिव है, ये जो Q2 है ये भी पॉजिटिव है, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत छोटा है, यानी कि पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। हमसे कह रहे हैं तो आखिर इसमें बता दो। अब देखो मेजॉरिटी बच्चा सोचेगा कि सर अगर Q2 का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है तो इसका मतलब Q2 छोटा होगा, Q2 छोटा होने का मतलब उसको लगेगा इनमें और इनमें से ही कोई एक आंसर हो जाएगा, राइट। लेकिन यार ये लॉजिक यहां पर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, ये फिजिक्स है भाई साहब। यहां पर कॉन्सेप्ट चलता है। क्या कॉन्सेप्ट चलता है? अगर आप Q1 और Q2 के लिए देखो तो जो फोर्स है हमारा वो पॉजिटिव है। यहां पर फोर्स पॉजिटिव होने का मतलब बेटा क्या है? फोर्स का फॉर्मूला होता है ना 1/4πε0, यानी कि K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के बराबर। अब आप यहां पर ध्यान से चीजों को समझो। यहां पर अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव था ही, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अगर फोर्स पॉजिटिव चाहिए तो ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि ये वाला जो चार्ज हमारा है ये भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इस कंडीशन में बेटा जो फोर्स हमारा है वो कैसा है? वो निगेटिव है। अगर ये वाला फोर्स निगेटिव है, जरा चेक करना, F इज इक्वल टू K टाइम्स Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर है, और हमें पता है कि भैया ये वाला जो फोर्स था पॉजिटिव था, जबकि इस कंडीशन में जो फोर्स है क्योंकि नीचे की तरफ बना है तो ये वाला फोर्स कैसा है? निगेटिव है। जबकि Q2 के बारे में हमें क्या पता है कि ये पॉजिटिव है। अब आप ही लोग मेरे को बता दो, अगर फोर्स निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब Q3 कैसा होना पड़ेगा? Q3 को निगेटिव होना पड़ेगा। तो बेटा हमें क्या पता चला? हमें यह पता चला कि सर Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी हमारा पॉजिटिव है, लेकिन Q3 कैसा है? निगेटिव है। और जो चीज निगेटिव होती है वो पॉजिटिव के कंपैरिजन में सबसे छोटी होती है, यानी कि वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें Q3 सबसे छोटा हो। ऐसा ऑप्शन एक ही है, ए वाला। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन हमारा यहां पर देखो सही हो गया। यानी कि देख रहे हो ना, कूलम्स लॉ भी पूछना है तो कैसे पूछेगा, ठीक है। डरना नहीं है, अपने फंडामेंटल्स को मजबूत करना। यहां पे देखो क्या हुआ है, कूलम्स लॉ में आपके बेसिक फंडामेंटल, आपकी जो कोऑर्डिनेट मैथ्स है, केवल उसको इन्वॉल्व कर दिया यार कि ये ऊपर है ये नीचे है। पिछले वाले में भी यही किया था, स्लोप को इन्वॉल्व कर दिया था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं 4 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम -2 1 और फिर से -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ABCD ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 30। तो बेटा एक स्क्वायर है जिसका साइड 30 है, ठीक है। इसके जो कॉर्नर्स हैं A B C और D है। पहले पर जो चार्ज रखा भैया वो 1 माइक्रोकूलम का है, यहां पर 1 माइक्रोकूलम है, यहां पे माइनस का 2 माइक्रोकूलम है, यहां पे फिर से 1 माइक्रोकूलम है, यहां पे फिर से माइनस का 2 माइक्रोकूलम के बराबर 4 चार्जेस रखे हैं। हमसे कह रहा है कि स्क्वायर का साइड भैया 30 सेंटीमीटर है, तो ठीक है 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसका साइड। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर के सेंटर पे बेटा 4 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज रखा है, इस पर हमें फोर्स की वैल्यू बतानी है। देखो बड़ी सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था, ऑप्शन में था चाहे ये करो चाहे ये करो। नीचे वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है ना। तो नीचे वाला मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ऊपर वाला मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। दिस इज फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है और सेम चार्ज है, जो यहां चार्ज है वही चार्ज यहां पर है, यानी कि इतना ही फोर्स बेटा ये भी लगाएगा और ये FC के बराबर होगा। यहां पर देखो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस अट्रैक्ट करेगा और ये फोर्स लगाएगा FB के बराबर। जितना चार्ज यहां पर उतना ही चार्ज यहां पर है, तो ये भी अपनी तरफ बेटा अट्रैक्ट करेगा और ये फोर्स लगाएगा FD के बराबर। अब हम सबको ये बात पता है क्योंकि FA FC के बराबर है और FB FD के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस, ये जो दोनों पेयर्स ऑफ फोर्सेस बन रहे हैं, ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस पॉइंट पर, ये जो सेंटर पर जो चार्ज रखा है, इस चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा बेटा, वो नेट फोर्स यहां पर 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें आपको इसी तरीके से डायग्राम बनाना था और क्लियरली लैंग्वेज में लिख करके एक्सप्लेन कर देना था कि भाई साहब ये फोर्सेस कैंसिल करेंगे और नेट फोर्स की वैल्यू यहां पर 0 हो जाने वाली है। यही सेम टाइप का क्वेश्चन नीचे वाला भी है, पढ़ना, मैं किनारे हट रहा हूं और नीचे वाले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करना। फिर यहां पे कह रहा है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बता दो सर क्या होता है। देखो भैया ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कोई चार्ज ये रहा Q1 और यहां कहीं पर कोई चार्ज रहा Q2, तो ऑब्वियस है Q1 वाला जो चार्ज है वो Q2 वाले चार्ज को रिपेल करेगा। इस फोर्स का नाम मैं रख रहा हूं F12 वेक्टर, ठीक है। और ये मैंने एक R वेक्टर दिखाया है,
इसकी डायरेक्शन में। तो अगर मैं आपसे कहूं इस फोर्स की वैल्यू बता दो तो आप सब लोग कहोगे सर बहुत सिंपल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर। अगर मैं Q1 और Q2 के बीच के इस डिस्टेंस को R मान लूंगा तो सिंपल इस तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन ये फोर्स का यार क्या है, स्केलर फॉर्म है। अभी अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना चाहता हूं तो किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर। सर ये आर कैप क्या है बेटा, आर कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो आर वेक्टर की डायरेक्शन में है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 यूनिट के बराबर है। तो 1 का मल्टीप्लाई यहां कर भी दोगे तो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस फोर्स को एक क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगा। तो बेटा यही होता है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब इस यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले को ज्यादा से ज्यादा और लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर टाइम्स आर वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। ये आर स्क्वायर और ये आर मिलकर के आर क्यूब बन जाएगा। तो इसी को बेटा लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब टाइम्स आर वेक्टर। देखो इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब बात आई सर इस आर वेक्टर को अगर मैं पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में लिखना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा। तो यार देखो उसके लिए आपको कुछ ऐसा दिया होगा कि पहला वाला जो चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, दूसरा वाला जो चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रायंगल्स लॉ यहां पे कह रहा है कि R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर जो है ये R2 वेक्टर के बराबर होगा, यानी कि तुम R वेक्टर की जगह उस फॉर्मूले में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ऐसा भी रख सकते हो। ठीक है, ये चीज भी उठा करके तुम यहां रख सकते हो। जैसे रखोगे एक और फॉर्म मिल जाएगा, यानी कि फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज F12 की जो वैल्यू है वो इतनी हो गई है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं क्या Q2 वाला भी लगाएगा फोर्स, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लगाएगा, और ये फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। उसका नाम मैं रखूंगा F21 वेक्टर। सर F21 वेक्टर क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों F21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो एग्जैक्टली F12 के बराबर होगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। यानी कि ये दोनों फोर्सेस न्यूटन साहब के थर्ड लॉ को भी फॉलो करते हैं कि भैया इसने इस पे फोर्स लगाया इधर की तरफ तो इसने इस पे फोर्स लगाया इधर की तरफ, क्योंकि ये जो फोर्स होता है ये दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के ही अलोंग लगता है, इसलिए इस तरह के फोर्सेस को बेटा सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। कैसा फोर्स कहा जाता है, सेंट्रल फोर्स। ऐसे फोर्सेस जो सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के ही अलोंग लग रहा हो, इस तरह के फोर्सेस को सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। राइट, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग, और फिर से एक क्वेश्चन हमको दे दिया गया। हमसे कह रहे हैं 3 स्मॉल स्फीयर्स XYZ कैरिंग अ चार्ज ऑफ Q माइनस Q। तो भैया यहां पर एक चार्ज है Q, इस पर चार्ज है माइनस Q एंड प्लस Q, इस पर भी Q चार्ज है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन द फिगर। द स्फीयर y एंड z आर हेल्ड इन प्लेस। y और z को एक तरफ रखा गया है, इनिशियली x इज हेल्ड इन अ प्लेस, x को एक जगह पे रखा है, बट इज अदरवाइज फ्री टू मूव, यानी कि जो x है वो फ्री टू मूव है। व्हेन x इज रिलीज द पाथ फॉलोड बाय इट विल बी। आपसे कह रहे हैं कि अगर मैं इस x को छोड़ दूं तो ये x आखिर किधर की तरफ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा। ABCD 4 ऑप्शन है बेटा। अब सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हमने F फोर्स लिख दिया। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला इसको क्या करेगा यार, रिपेल करेगा, और Q दोनों सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब इसका भी फोर्स F होगा। जितना फोर्स इधर लगाएगा उतना ही फोर्स इधर लगाएगा। ये कुछ जो डायग्राम है वो डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन जैसा हो रहा है। सोचो, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा यार वो इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा। यानी कि अगर आप इस Q चार्ज को छोड़ोगे तो ये Q चार्ज भाई साहब किधर की तरफ जाएगा, A वाले पाथ के अलोंग चला जाएगा। इस तरीके से रिलेट करना होता है बेटा, है ना, और आप इस तरीके से सोच समझ करके क्वेश्चन का आंसर करते हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है सर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपली कहता है कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, ठीक है, यहां कहीं पर Q3 है, और यहां कहीं पर कोई चार्ज है Q4, और मैं आपसे कह रहा हूं इस Q4 वाले चार्ज पर मेरे को टोटल फोर्स बता दो, तो आप कहोगे सर Q2 वाला जो है वो अपना फोर्स लगाएगा, ठीक है, Q3 जो है वो अपना फोर्स लगाएगा F3, और सर ये जो चार्ज है ये अपना फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। अगर इसको मैं नेगेटिव चार्ज मान लूं तो ये यार ये अपनी तरफ फोर्स लगा देगा, इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा इसको अपनी तरफ, राइट, तो ये अपना फोर्स लगा देगा। कहने का मतलब इस Q4 वाले चार्ज पर अगर मैं पूछूंगा तो कितने फोर्सेस लग गए बेटा, 3, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर। अगर आपसे कोई बोले कि इस Q4 वाले पे टोटल चार्ज मेरे को बता दो, तो बेटा इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ता है कि नेट फोर्स जो होगा दैट इज सिंपल इक्वल टू F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स प्लस F3 फोर्स।
यानी कि किसी भी एक फोर्स पर, किसी भी एक चार्ज पर अगर टोटल फोर्स पूछोगे तो सारे फोर्सेस का मैं सम करके बता दूंगा, और यही जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। यानी कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो तीसरे चार्ज के होने या ना होने से उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज Q नॉट यहां पे रखा होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है जहां पर चार्ज प्रेजेंट है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखा देते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर कोई भी चार्ज Q नॉट बेटा इस तरीके से प्रेजेंट होगा तो इस Q नॉट वाले चार्ज पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर एक फोर्स लग जाएगा फील्ड की डायरेक्शन में, और उस फोर्स की वैल्यू होती है Q नॉट D के बराबर। यही चार्ज अगर तुम्हारा निगेटिव चार्ज होता, अगर ये माइनस Q नॉट होता तो इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता और उसकी वैल्यू होती है माइनस का Q नॉट इंटू E वेक्टर। यानी कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज फील्ड में है तो इस पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो F बाई Q नॉट के बराबर होता है, यानी कि इसका यूनिट भी तुम लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम के बराबर। न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है फॉर्मूला होता है। तो इससे मैंने तुम्हें दो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा, तुम अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकाल सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स का केवल एक कॉन्सेप्ट है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है भाई साहब, फोर्स लगेगा, बात खत्म, ठीक है ना। अब आ जाओ इस पर भी P बाई Q उठाओ। कह रहे टू चार्ज पार्टिकल P एंड Q हैविंग द सेम चार्जेस बट डिफरेंट मासेस। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं बेटा, एक P है और एक Q है, ठीक है। ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, दोनों के जो चार्जेस हैं वो सेम है, चार्जेस दोनों के सेम है लेकिन मास अलग अलग है। इसका मास mp है, इसका जो मास है वो mq है, राइट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि दोनों ही रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, इनिशियल स्पीड 0 है। ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में बराबर डिस्टेंस दोनों ही ट्रेवल करते हैं, और दोनों को जो टाइम लगा वो अलग अलग लगा है। इनको टाइम लगा है टीपी और इसको जो टाइम लगा है वो टीक्यू। हमसे कह रहे हैं टीपी और टीक्यू का रेशियो बता दो। देखो बेटा, कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू ई के बराबर, क्योंकि चार्ज दोनों में सेम है, दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यानी कि दोनों पर लगने वाला जो फोर्स है बेटा वो सेम है। यानी कि फोर्स जो होता है किसी भी पार्टिकल पर वो ma के भी बराबर होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ P इंटू एक्सेलरेशन ऑफ P इज इक्वल टू QE के बराबर, यानी कि फोर्स ma जो है वो QE के बराबर है। तो यहां से a का एक्सेलरेशन निकल आएगा, दैट इज QE अपॉन मास ऑफ P। सिमिलरली बेटा, अगर मैं यही चीज दूसरे के लिए लिखूं, Q के लिए लिखूं, तो MQ AQ है ना, नेट फोर्स जो है अगेन QE के बराबर है, तो यहां पर Q का एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट विल बी QE डिवाइडेड बाई मास ऑफ Q, राइट। अब यहां पर देखो दोनों का एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल स्पीड अगर 0 है और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अब हमको डिस्टेंस की बात करनी है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हम सबको पता है कि भैया इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है, अगर इनिशियल स्पीड 0 है तो ये पहला वाला टर्म तो खत्म हो गया, यानी कि यहां पे सीधे सीधे बचा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाफ at स्क्वायर के बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हाफ at स्क्वायर के बराबर होगा, यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं दोनों के डिस्प्लेसमेंट को बराबर करना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि दोनों ने सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, यानी कि 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ P इंटू टाइम ऑफ P का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ Q इंटू टाइम ऑफ Q का होल स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कट गया, एक्सेलरेशन ऑफ P की वैल्यू में रख सकता हूं यहां पर, दैट इज QE अपॉन मास ऑफ P इंटू टाइम ऑफ P का होल स्क्वायर, QE अपॉन मास ऑफ Q इंटू टाइम ऑफ Q का होल स्क्वायर। QE से QE कट गया, हमको TP अपॉन TQ पूछ रहा था, यहां से आप सीधे सीधे समझ पा रहे होंगे TP अपॉन TQ का अगर तुम रेशियो निकालोगे तो ये MP जाएगा इधर, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ MP अपॉन MQ, अंडर रूट ऑफ MP अपॉन MQ। तो आप देख सकते हैं अंडर रूट ऑफ MP अपॉन MQ, यानी कि C वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दिस इज द लेवल ऑफ CBSE। एक नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब, देख सकते हो, एक नंबर का क्वेश्चन है। यहां पे सर क्या यूज हुआ, यहां पर बेटा कूलम्स लॉ को कंबाइन कर दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन के साथ। कूलम को कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, यानी कि जो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, इन दोनों चीजों को कंबाइन करके देखो एक PYQ बना दिया। यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछेगा,
चीजों को मिक्स करके पूछेगा। यानी कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना तुम्हारा 9th 9th वाला 9th 10th वाला, वो भी तुमको अच्छे से आना चाहिए, स्पेशली 9th वाला आना चाहिए। यानी मोशन चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, ग्राफ क्या है, स्लोप क्या है, एरिया क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, ये चीजें तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, तभी जाकर के तुम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को फोड़ पाओगे इस तरीके से, राइट। किसी को भी घबराना नहीं है, एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूं, तुमको रियलाइज करवा रहा हूं कि क्या लेवल आता है बेटा, इसलिए मैंने पीवाईक्यूज को लिया है। तुम्हें डराने का मेरा बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं है। तुम अभी से सतर्क हो जाओगे, मेहनत करना शुरू करोगे तो तुम बहुत अच्छा कर पाओगे, और हम लोग आपके साथ हैं, पूरा पीडब्ल्यू आपके साथ है, आपके रिजल्ट को तो इंप्रूव करा के ही मानेंगे, राइट। अब यहां पर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है भैया, वैल्यू क्या है। अगर कोई भी एक सिंगल चार्ज है, उस सिंगल चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर यहां कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एफ बाई क्यू नॉट होता है, और वैल्यू होती है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर। वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो वही सीधी सी बात आ गई यार, हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप यहां आर वेक्टर मल्टीप्लाई करो, नीचे आर क्यूब कर देना, है ना। 1/4πε0 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर कर देना, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिख लो। नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और सर जोड़ देंगे, तो इसको देख करके डरना नहीं है, यहां सिंपली सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और उसको जोड़ दिया है बस। फिर यहां कह रहा है सर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज है तो क्या होगा। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज, जैसे अगर मान लो कोई लाइन चार्ज है, यानी कि सारा का सारा चार्ज इसकी पूरी लाइन पर डिवाइडेड है, और हमसे कह रहा है इसके आसपास यहां कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले इस लाइन चार्ज के लिए एक हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड पर यूनिट लेंथ के बराबर। तो आप क्या करेंगे, आप इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे जिसका लेंथ बहुत छोटा सा है, डीएल के बराबर। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से बेटा यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज है तो एलिमेंट पर भी पॉजिटिव ही चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने से दूर क्रिएट करेगा, ठीक है। और हम इस डीई को लिखेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। सर डीई क्या चीज है, डीई की वैल्यू हो गई ना 1/4πε0, चार्ज हो जाएगा छोटा सा डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस को आर मान लेते हैं यार, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। अब बात आई कि सर अगर मैं देखूं यहां पे तो लेंथ अगर डीएल है तो चार्ज डी क्यू हो जाएगा, यानी डी क्यू की वैल्यू लेमडा डीएल हो गई, तो उसको भी यहां उठा करके रख दो, तो 1/4πε0 लेमडा इंटू डीएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर। अब बेटा क्या करना है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स करोगे, डीई कॉस थीटा, डीई साइन थीटा, और उसके बाद तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, राइट। ये मैंने एक हिंट दिया है, डेरिवेशन तुम्हें अभी नहीं करना है, सिर्फ हिंट दिया है। यानी कि अगर कभी भी इस तरह का कोई कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम होता है तो एक छोटा सा एलिमेंट मानना, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में है तो सीधे सीधे उसका इंटीग्रेशन करो, केवल वाई डायरेक्शन में है सीधे सीधे इंटीग्रेशन करो। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है तो आपको क्या करना होगा, आपको इसके कॉम्पोनेंट्स करने होंगे, ठीक है। ये हो गया थीटा एंगल, यहां हो गया डीई कॉस थीटा, इधर की तरफ हो गया डीई साइन थीटा, और फिर आप एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन का लिखेंगे इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आप लोग जानते हो, ठीक है, नहीं जानते हो तो आगे विजेता सीरीज में आपको पढ़ाएंगे। तो भाई साहब डीक्यू जो है वो लेमडा डीएल के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली अगर चार्ज को हम लोग किसी ऐसी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जहां पर एरिया है, तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन किया जाता है, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। सिमिलरली अगर चार्ज किसी ऐसी जगह पर हमने डिवाइड किया है जहां पर वॉल्यूम है, तो ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में डिवाइड होगा, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के तीन टर्म्स आ जाएंगे, लेमडा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या है, हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है बेटा ये सब के सब लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि भैया एक रॉड है और उस रॉड को इस तरीके से बेंड करके हम लोगों ने एक रिंग बना दिया है, ठीक है, इस तरीके का रिंग है, और इस रिंग के सेंटर पे जरा इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। तो यार देखो सिंपल सा तरीका वही है, क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ हो जाएगी, राइट। अब कोई बोलेगा कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बिल्कुल ऐसा ही एक एलिमेंट इधर भी ले लो सर, इसकी वजह से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर की तरफ हो जाएगी। तो यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि एक एलिमेंट यहां लिया एक यहां लिया, दोनों ने एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया, कैंसिल कर दिया, है ना। यानी कि इस तरह का एलिमेंट तो हर जगह मिलेगा, यहां लोगे सर तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ले लोगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये सब एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेंगे, और बेटा सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा, यानी कि एक चार्ज स्फीयर है
है, ठीक है, रेडियस आर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बराबर है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज ई, इसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाई रेडियस का होल स्क्वायर होता है। और इस चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, चार्ज को मैं लिख सकता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू एरिया, जो कि 4πr² के बराबर है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई r², ठीक है जी। तो यहां से आप देख सकते हो r² से r² कट गया, 4π से 4π कट गया, वैल्यू हमारी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकल आई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। अब हमसे कह रहा है अगले केस में इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड, यानी कि अगर हमने कुछ ऐसा किया कि भाई साहब रेडियस इसका डबल हो गया है लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है ना, कीपिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, नाउ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, अगर बेटा यहां पर आप चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो फॉर्मूला फिर से वही है 1/4πε0, तो चार्ज हमारा कितना होगा, ठीक है, वो कुछ q डैश के बराबर, और रेडियस हो गया हमारा 2r के बराबर, है ना जी। तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रेडियस हमने डबल कर दिया, 1/4πε0। चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, वो हो जाएगा 4π इंटू रेडियस 2r हो चुका है, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2r का होल स्क्वायर। यहां पर आप देख रहे हो 2r का होल स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल होगा, 4π पूरा पूरा कैंसिल होगा, यानी कि वैल्यू अगेन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसका मतलब बेटा क्या समझ में आया, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो रेडियस से कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो निकालोगे दैट रेशियो विल बी इक्वल टू 1, कोई फर्क यहां पड़ने वाला नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स 1 and 2 आर केप्ट एज शोन इन द फिगर, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द टू वायर्स, पहले वाले की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, दूसरे वाले की लैम्डा 2 है, लैम्डा की वैल्यू भी दिया, इसके लिए 10, इसके लिए -20, ठीक है। कह रहा है नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। बेटा हम सबको देखो एक चीज पता है कि अगर कोई भी इस तरीके का लाइन चार्ज होता है तो लाइन चार्ज हमेशा अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2πε0 r के बराबर होता है, राइट। तो यहां पर बेटा ये वाला जो लाइन चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करेगा, ठीक है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वन, ठीक। और जो नीचे वाला है ये निगेटिव वाला है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ क्रिएट करेगा E2 के बराबर, यानी कि P वाले पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 प्लस E2 के बराबर होगा। वैल्यू कितनी है, लैम्डा 1 अपॉन 2πε0 इंटू रेडियस, ये रेडियस कितना भैया 10 सेंटीमीटर के बराबर, है ना, R1 के बराबर। और इसके लिए अगर मैं देखूंगा तो नीचे की ही तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैल्यू है लैम्डा 2 अपॉन 2πε0 इंटू R2 के बराबर, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज रखनी है, हमारा आंसर यहां पे निकलेगा। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रो, यानी 10 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, और 2πε0 को अभी एज इट इज छोड़ दो। R1 की जो वैल्यू है वो कितनी है भैया 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 अपॉन 100, 10 अपॉन 100, तो 10 से 10 पूरा ही कट गया। लैम्डा 2 की वैल्यू बेटा कितनी है 20 माइक्रो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2πε0 को अभी एज इट इज छोड़ो। R2 की वैल्यू इस बार ये वाली जो दूरी होगी, अगर ये टोटल 30 है ये 10 है तो नीचे वाला 20 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 20/100, 20/100, ठीक है। तो 20 से 20 यहां भी कट गया। अब देखो क्या बनेगा, 1/2πε0 पूरे में कॉमन दिख रहा है, वो हमने कॉमन कर लिया, 100 जाएगा ऊपर तो इसको बनाएगा 10 की पावर -4, ठीक है, ये कॉमन हो गया, ये भी ऊपर जाएगा 10 की पावर -4, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। और बेटा ये जो लिखा हुआ है ना 1/2πε0, अगर मैं इसकी वैल्यू आपको बताऊं तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखो 1/4πε0 अगर होता, यानी 2 का अगर मैं यहां नीचे मल्टीप्लाई और 2 का ऊपर कर दूं तो ये बन जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 के बराबर, ठीक है, होल मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर -4 के बराबर। तो वैल्यू बेटा कितनी आ गई है 9 दूना 18 दूना 36 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है जी। ये वैल्यू इतने न्यूटन पर कूलम के बराबर, तो यहां पर क्या निकल आया है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, फोर्स पूछा गया था। अगर इस P वाले पॉइंट पर आपसे फोर्स पूछा गया है, ठीक है, फोर्स एट द पॉइंट P पूछा गया है, तो फोर्स वहां पर QE के बराबर होगा, QE के बराबर होगा। तो हम लोग देख सकते हैं फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 एक इलेक्ट्रॉन रखा है, उसका चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई भाई साहब 36 इंटू 10 की पावर 5 के बराबर। बेटा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू जरा चेक करना, 1.6 इंटू 36, वैल्यू कितनी आ गई 57.6 इंटू 10 की पावर -14 के बराबर,
ठीक है जी, इतने न्यूटन के बराबर यहां फोर्स हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, 5.76 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर -13 न्यूटन के बराबर फोर्स हो गया पी वाले पॉइंट पर जहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा था। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तुमसे एफ वेक्टर पूछा गया है और यहां पर क्वेश्चन में दिया आई कैप और जे कैप। इसका मतलब तुम्हें फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप भी यहां लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म द फोर्स इज इक्वल टू -5.76 इंटू 10 की पावर -13 न्यूटन जे कैप। यहां पे प्लस होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहां पे प्लस क्यों लगाया? देखो, निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। इसलिए हम लोगों ने यहां पे प्लस का जे कैप लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वेक्टर फॉर्म में पूछा गया था। अब यहां पर बात आई, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो तरह की कंटिन्यूअस, है ना, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो रिप्रेजेंट करती है किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, नहीं है तो नहीं बनाएंगे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव चार्ज पे जाकर के खत्म हो जाती है। फिर कह रहा है कि कोई भी चार्ज फ्री रीजन अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी टेकन एज कॉन्टिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स, यानी कि कंटिन्यूअस कर्व होता है, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता है। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर जबरदस्ती इंटरसेक्ट करवा भी दोगे तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो दो डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ टेंजेंट होती हैं, यानी कि दो दो अलग डायरेक्शंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है, ठीक है। ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है, कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड होती है, यानी इसमें किया हुआ वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। फिर कह रहा है इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर कभी भी तुमने इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, इसका मतलब है कि यहां पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चेंज नहीं हो रहा है। और अगर तुमने कभी इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां दूर दूर है तो इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है, ठीक है। यहां पर पैटर्न दिखा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इससे दूर नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निकल रही है, और ये बीच में एक पॉइंट होता है जहां पे नल पॉइंट होता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसा बनेगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग जानते हो, है ना। खड़ा खड़ा अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, पीडीएफ आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। फिर बात आई, सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? कोई भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को छोटी सी डिस्टेंस पे अगर रख दिया जाएगा तो इसी सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है, कोई भी एक चार्ज ले लो मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस ले लो, ठीक है। Q इंटू 2L लिखा जाता है, लेकिन एक बात ये हमेशा ध्यान रखना, यहां पे -Q चार्ज है, यहां पे +Q चार्ज है, इन्हीं के बीच के डिस्टेंस को मैं 2L कह रहा हूं। ऐसा मत समझना अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि भैया दो चार्ज हैं +-4 कूलम के और उनके बीच का डिस्टेंस है भैया 2 मीटर के बराबर, तो तुमने लिखा सर 4 इंटू 2 इंटू 2, ये मत करना बेटा। 2L की वैल्यू है दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, वो अगर क्वेश्चन में दिया जाए सीधे सीधे उठा करके रखना, यानी कि कोई भी एक चार्ज ले लो उनके बीच का डिस्टेंस ले लो, इसी को डाइपोल मूवमेंट हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। फिर यहां पर इसके दो अलग अलग पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहे हैं। अगर ये कोई भी एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, डाइपोल मूवमेंट चेक करो, इस डायरेक्शन में हो गया। इसकी एक्सियल पोजीशन पर यहां कहीं पर अगर कोई पॉइंट है जो कि r डिस्टेंस पर है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप पूछोगे तो वो इस डायरेक्शन में आती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1/4πε0 2p/r³ के बराबर, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल मूवमेंट के पैरेलल होती है, यानी उसी की डायरेक्शन में होती है, जबकि इस वाली पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन कहा जाता है। ये एक्सिस पर है तो एक्सियल पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, इसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बोलेगा तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आता है। ये पूरा एक प्रॉपर डेरिवेशन है, ठीक है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी दोनों इंपॉर्टेंट है। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है 1/4πε0 p/r³, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मूवमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको लिखा जाता है इट हैज एंटी पैरेलल डायरेक्शन टू द डाइपोल मूवमेंट वेक्टर। फिर हमको यहां पर एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि भाई अगर कोई भी डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बेटा उसके दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव पे लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा, वो टॉर्क इसको रोटेट करेगा, यानी कि जो डाइपोल ऐसे रखा है वो उसको ऐसे करने की कोशिश करेगा, और उस टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी टाउ बराबर पीई साइन थीटा। उस टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी टाउ बराबर पीई साइन थीटा, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है टॉर्क का पीई साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है P क्रॉस E। कई बार पूछा जाता है कि ये जो टॉर्क है ये मैक्सिमम कब होगा। टॉर्क
टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब ये एंगल थीटा 90 हो जाए, यानी कि इस कंडीशन में रखा जाए, है ना, इस कंडीशन में जब रख दिया जाएगा तब। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस, यानी कि -1 पिको कूलम +1 पिको कूलम लोकेटेड एट 0,0 एंड 3,4। तो जरा चेक करना, एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, -1 पिको कूलम यहां रखा है 0,0 पर, दूसरा जो है वो तुम्हारा 3,4 पर यहां कहीं पे रखा है, ये पॉइंट है तुम्हारा 3,4 3 mm, 4 mm, ठीक है, और वहां पे रखा है 1 पिको कूलम, 1 पिको कूलम प्लस का 1 पिको कूलम, राइट। तो अगर तुमसे कोई डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन पूछेगा तो यार डाइपोल मूवमेंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कह रहे हैं 1000 आई कैप, 1000 आई कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू है 1000 इंटू आई कैप के बराबर। क्लियर है जी। कह रहे फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, इस डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा। कोई भी डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा हुआ है तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है बेटा पीई साइन थीटा के बराबर, या फिर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सोचो समझो और मेरे को बताओ पी वेक्टर कितना है। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,4 तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा ना 3 आई कैप प्लस 4 आई कैप, लेकिन समझना है 4 mm है तो इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट अगर मैं लिखूंगा, है ना, तो 3 mm मतलब 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा, इतने आई कैप प्लस 4 इंटू 10 की पावर -3 इन जे कैप, ये हुआ डाइपोल मूवमेंट। चेक करना डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट कितना होता है भैया, डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, दैट इज Q इंटू 12, Q इंटू 12, है ना, Q इंटू 12। तो ये लिखा हुआ है 12, ये मैंने क्या लिख दिया है, उनके बीच का लेंथ, इनके बीच का लेंथ। अभी मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना है, चार्ज का, है ना, क्या मल्टीप्लाई करना है, चार्ज का। तो मैं यहां पर चार्ज का भी मल्टीप्लाई करूंगा। चार्ज कितना है 1 पीको, 1 पीको मतलब 1 इंटू 10 की पावर -12। तो बेटा ये हुआ Q, ये हुआ उनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि इनके बीच का ये वाला वेक्टर, ठीक है जी। ये हो गया हमारा P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना है हमारा, दैट इज 1000 इंटू जे कैप। मेरे प्यारे बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। 10 की पावर -12 को मैं 10 की पावर -12 सभी में है, पूरे में ही है, ठीक है, इसको कॉमन करते हैं, 1000 को इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अल्टीमेटली बन जाएगा तुम्हारा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इंटू जे कैप, ठीक है, क्रॉस जे कैप, ऐसा बन जाएगा बेटा, ऐसा बन जाएगा। तो ये तुम्हारा 10 की पावर -12 बाहर ही रहने दो, 3 बाहर ही रहने दो, आई क्रॉस जे जो होता है वो के कैप के बराबर हो जाएगा, और जे क्रॉस जे जो होता है वो 0 हो जाएगा, तो आगे वाला टर्म हमारा 0 हो गया। तो वैल्यू आ गई 3 इंटू 10 की पावर -12 के कैप के बराबर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ये इसके ऊपर लगने वाला बेटा टॉर्क हो जाएगा। ये यहां पर निकालने को आपसे बोला गया था, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। वेक्टर फॉर्म में टॉर्क पूछा है, हमने भी वेक्टर फॉर्म में निकाला है, यानी कि यहां पे क्या करना था, क्रॉस प्रोडक्ट करना था। देख लो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, क्या अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हम एक एरिया ले लें तो इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, राइट। तो अगर मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये वाला हम लोगों ने एरिया लिया है, तो बेटा जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एरिया वेक्टर, ठीक है, डीएस वेक्टर या डीए वेक्टर जो लिखना चाहो, ठीक है। अब इस वाले एलिमेंट से, इस वाले एरिया से पास होने वाली, इस वाले एरिया से पास होने वाला, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहां फॉर्मूला लिखूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डीए या डीएस के बराबर, ठीक है जी। यानी कि इसी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म आ जाएगा तो आप यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया ई डेल्टा ए कॉस थीटा के बराबर, ठीक है जी। तो यहां पर देखो वही चीज लिखा है ई डीएस कॉस थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है, तो ई डॉट डीए लिख सकते हो। और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस तरीके से इंटीग्रेट करके भी काम चला सकते हैं। सर ये क्या लिखा हुआ है, ये बेटा ये सरफेस इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन का सिंबल है। तुम्हारे लिए सिंपल इंटीग्रेट ही करना है बस, और ज्यादा तुम्हें इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस करना पड़ेगा। यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन
नहीं लगाया गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी। तो ई डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा या डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा सिंपल लिखा जा सकता है, राइट। अब इस पर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको डिफाइन करो, तो लैंग्वेज लिखना है। फिर कह रहा है डायमेंशंस बता दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो तुम्हें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है, इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। अब आया फोर्स का डायमेंशन क्या है सर, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2 के बराबर। फिर चार्ज का क्या होता है, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम यानी कि ए इंटू टी के बराबर, और इधर एरिया है तो L2 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ गया, यानी कि ML3 A माइनस 1 T माइनस 3। चेक करो, ML3 A माइनस 1 T माइनस 3, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा निकल करके आ गया है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। फिर हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, कह रहे हैं प्लेन सरफेस इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर का, इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, ठीक है। एक स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर साइड का, उसको रखा गया है सच दैट यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि अगर इस तरीके का कोई एरिया रखा है तो उसका जो एरिया वेक्टर होता है बेटा वो इधर की तरफ होता है ना, परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना। और उसके अलोंग, उस परपेंडिकुलर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर हमें दिया हुआ है 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप के बराबर। बहुत ध्यान से देखना, कह रहा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पर तुम्हें लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर यूनिट वेक्टर है तो ये यूनिट वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड मतलब एरिया का डायरेक्शन हमें बताएगा। तो सर एरिया वेक्टर कितना हो गया, देखो एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1/100 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे भैया, है ना। एरिया साइड का स्क्वायर होता है। दिस इंटू एन कैप, दिस इंटू एन कैप यानी 10 की पावर -4 इंटू 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप, ये वैल्यू बेटा हमारी निकल आई है एरिया वेक्टर की। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें साफ साफ पता है और हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा हो गया 100 आई कैप, 100 आई कैप डॉट डॉट ये हो गया 10 की पावर -4 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप के बराबर। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा, देखो 100 और 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -2 बनेगा। ठीक है जी, अंदर आएगा 0.8 आई कैप डॉट आई कैप जो कि 1 होता है और आई कैप डॉट के कैप जो कि 0 होता है। तो बेटा वैल्यू आ गई 0.8 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटन पर कूलम लिखा जा सकता है और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो हमारा क्वेश्चन है, ये देखो हमारा क्वेश्चन है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर करना था, आई डॉट आई 1 होता है जबकि आई डॉट जे आई डॉट के ये सब 0 के बराबर होते हैं, तो पीछे वाला 0 हो गया। क्लियर। अब आ जाओ अगला, सर गॉस थ्योरम क्या होती है। गॉस थ्योरम का सिंपल सा मतलब होता है, गॉस थ्योरम दो चीजों के बीच का रिलेशन बताता है। पहला है कोई भी एक चार्ज और दूसरा होता है उसके आसपास जो भी हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मान रखा है उससे पास होने वाला हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच का एक रिलेशन रिप्रेजेंट करता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी क्यू चार्ज है उसके आसपास तुमने कैसा भी एक सरफेस मान लिया, इस सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रल ई डॉट डीए या ds इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यही बेटा गॉस लॉ है। गॉस लॉ पर बेस्ड देखो क्वेश्चन कितना प्यारा पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन दो पेपर में पूछे गए हैं, लास्ट ईयर ही पूछा गया है, राइट। कह रहे क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 500x। 500x का मतलब समझ रहे हो, 500x का मतलब समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल गिवन है। हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x पर डिपेंडेंट है ना। 500x इंटू आई कैप ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है। ठीक है, कह रहा है फ्लक्स की वैल्यू बता दो। एक बात समझो, अगर मैं इस पहले वाले एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो दैट फ्लक्स विल बी E1 इंटू A1। सर cos थीटा क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है ना। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी,
वहां पर जीरो हो जाएगा। यहां पर भी वैल्यू जीरो है, एंगल का वैल्यू जीरो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, अगेन E2 इंटू A2 के बराबर। बस E1 और E2 की वैल्यू मिल जाए तो खेल हो जाएगा। अब बताया सर टोटल फ्लक्स कितना है, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट क्यूब, तो आप कहोगे सर Q2 वाला तो निकल जा रहा है, Q1 वाला एंटर कर रहा है, तो एग्जिट करने वाला माइनस एंटर करने वाला ऐसा, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो φ1 माइनस φ2, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। φ1 कितना है, E1 A1 माइनस का E2 A2। अब बात आई सर E1 कितना है, E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू कितनी है, 500 इंटू एक्स कितना है भैया, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ये E1 हो गया। और एरिया इसका कितना है, क्योंकि 0.1 मीटर उसका साइड है, तो 0.1 का होल स्क्वायर माइनस, जब यहां पर बेटा पहुंच जाएंगे हम लोग तो 0.1 ये 0.1 ये यहां पर आ जाएगा 0.2, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 500 इंटू 0.2, ठीक है, इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी निकल करके आएगी। तो 500 कॉमन मिल रहा है बेटा, और 0.1 का होल स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा है, क्या बन रहा है 0.1 माइनस 0.2, ये बच रहा है खाली, राइट है। तो ये दोनों जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 5 टाइम्स माइनस का 0.1 यानी कि माइनस 0.5, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये वैल्यू बेटा हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की निकल आई। फिर कह रहा है चार्ज विद इन द क्यूब कितना होगा, भाई चार्ज की वैल्यू बता दो। तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो भाई साहब क्यू इन की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, दैट इज 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। 5 में निकाल चुका हूं, माइनस का 0.5, इसमें एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो अंदर का चार्ज आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से चार्ज यहां पर हमें मिल गया। क्लियर है जी, क्लियर है, यानी कि यहां से कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा था, इधर से ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हो, अंदर का जो चार्ज होगा वो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, राइट, क्योंकि इधर से कम फ्लक्स एंटर कर रहा है, इधर से ज्यादा फ्लक्स निकल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। एरिया तो सेम है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यानी कि यहां से फ्लक्स ज्यादा निकल रहा है, तो इधर से कम एंटर कर रहा है, इधर से ज्यादा निकल रहा है, इसका मतलब अंदर जो चार्ज रहा होगा वो कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यानी कि यहां पे जो नेट वैल्यू है ना, इसको हम फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं, इसको हम फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं, बड़े में से छोटे को घटा सकते हैं, यह भी लिखा है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, बट यहां पर अपने आप चीजें समझ में, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, अपने आप चीजें समझ में यहां पे आनी चाहिए। फाइनल ये जो चार्ज आएगा बेटा, ये फाइनल चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इतना करने के बाद भी आप लास्ट में लिख सकते हो, एज इनिशियल फ्लक्स वाज लेस, फाइनल फ्लक्स इज मोर, देन द चार्ज इनसाइड दैट क्यूब मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज, राइट। इस तरीके से आंसर हम लोग दे देंगे। अब ये एक सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मैं हट जा रहा हूं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को बेटा ट्राई करो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला हमें कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी एक लाइन चार्ज है, यानी कि सारा का सारा चार्ज इस लाइन पर डिवाइडेड है, ठीक है, इसके लिए हमने लैम्डा डिफाइन किया, और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट यहां पर है, तो इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इस लाइन चार्ज से दूर, पॉजिटिव है तो लाइन चार्ज से दूर, निगेटिव है तो लाइन चार्ज की तरफ, और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। जैसे जैसे ये आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग हो गया है। नेक्स्ट केस है, अगर कोई भी इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अगर कोई भी इस तरीके की शीट है जिस पर पूरी शीट पर नॉन कंडक्टिंग है, पूरी शीट पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहां कहीं किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी तो हमेशा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, ठीक है। यहीं पर एक चीज हमें और पता होना चाहिए कि मान लो एक ये पॉजिटिव चार्ज वाली शीट है, ये भी पॉजिटिव चार्ज वाली शीट है, अगर यहां पर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो ये वाली शीट अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी अपने से दूर क्रिएट करेगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस वाले पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो जीरो के बराबर होगा, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जबकि यहां पर अगर कोई पूछेगा तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करेगा, ये वाला भी अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे। यहां पर भी ऐसे कोई पूछेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर, तो फिर से ऐड हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू।
ठीक है जी, ठीक है। जबकि एक पॉजिटिव हो जाए और एक निगेटिव हो जाए तो बिल्कुल सेम पैटर्न पर आप उसको कर सकते हो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये अपने से दूर, ये वाला अपनी तरफ करेगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह की चीजें बेटा पूछी जा सकती हैं। अब यहां पर देखो क्या पीवाईक्यू पूछ रहा है, कह रहा है चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन अ थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, यूज गॉस थ्योरम टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बेटा सीधा सीधा सा डेरिवेशन हो गया कि भैया अगर हमने चार्ज दिया, सारा चार्ज जो है आउटर सरफेस पर चला गया है, तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, आउटर रीजन पे, सरफेस पर और इनर रीजन पे। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, आपको पता है। यहां पर हमसे कह रहा है शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सेम चार्ज डेंसिटी इज ट्वाइस इन केस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट। यानी कि अगर कोई इस तरीके का कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, और सरफेस देन इन द नॉन कंडक्टिंग शीट, अगर कोई इस तरीके की नॉन कंडक्टिंग शीट है तो क्या होगा बेटा, जरा देखो, नॉन कंडक्टिंग शीट होता है तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। जबकि इसकी वजह से अगर ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है तो जो भी चार्ज होगा भैया वो इस तरीके से होगा। यहां कहीं पर अगर कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो अभी मैं पीछे बता चुका, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करेगा, और दोनों की वैल्यू वही है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। राइट, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। यानी कि अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, जबकि कोई नॉन कंडक्टिंग होता है कोई भी शीट तो उसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। 2 गुने का डिफरेंस है, वही हमसे कह रहा प्रूफ करके दिखाओ। यानी कि इसके लिए भी ऐसे लिखना पड़ेगा और इसका तो डिराइव करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये चीज प्रूफ करके दिखाएंगे कि सर इसमें 2 गुने का डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। अगला देखो यहां पर क्या है फॉर्मूले। अब यहां पर किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं यार, कोई भी इस तरीके का कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, जो भी चार्ज हमने दिया वो सारा का सारा चार्ज इसकी अपनी सरफेस पर चला गया लाइक दिस। आपसे कहा गया आउटर वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो फॉर्मूला सिंपल है 1/4πε0 q बाई स्मॉल r स्क्वायर। यानी जैसे जैसे इससे आप दूर जाते जाओगे आउटर में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, ग्राफ देखो डिक्रीज हो रहा है। सरफेस पर आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 1/4πε0 q बटे r स्क्वायर। ये जो r है ये इस स्फीयर का रेडियस हो जाता है, और अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। यानी कि कंडक्टर के अंदर चार्ज भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होती है। राइट, अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है एन आइसोलेटेड कंडक्टर विद अ कैविटी। तो एक कंडक्टर है बेटा, इसके अंदर कोई इस तरीके की एक कैविटी हो गई, ठीक है, हैज अ नेट चार्ज ऑफ क्यू। यानी कि इसके ऊपर कंडक्टर पे जो नेट चार्ज है वो हमारा क्यू के बराबर है। A small point charge small q is inside the cavity। यानी कि इस कैविटी के अंदर यहां कहीं पर यार एक स्मॉल q चार्ज रखा गया है। अब जरा सोचो क्या होगा, कह रहे चार्जेस ऑन द कैविटी वॉल एंड आउटर सरफेस क्या होगा। देखो बेटा, जैसे ही आप यहां पर कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे ना, हम सबको पता है क्योंकि सर ये क्या है, ये कंडक्टिंग शेल है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो आप कहोगे सर अगर मैं यहां पर एक इस तरीके का जस्ट इसके बाहर एक ऐसा गॉसियन सरफेस ले लूं सर, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर, है ना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर वो तो जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो सर कंडक्टर का पार्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो आपका मतलब तो ये होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जीरो होने का मतलब ये है कि सर इसके अंदर का जो नेट चार्ज है वो जीरो होगा, क्योंकि गॉस लॉ तो यही कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो, यानी क्यू इन जीरो है, यानी इसके अंदर चार्ज जीरो होना चाहिए। तो अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इतना ही नेगेटिव चार्ज इसकी सरफेस पर इंड्यूस हो जाना चाहिए। यानी कि माइनस क्यू वाला चार्ज इस कैविटी वॉल पे मिलेगा, माइनस क्यू वाला चार्ज कैविटी वॉल पे मिलेगा, अंदर अंदर माइनस क्यू चार्ज आएगा। अब जितना चार्ज इधर इंड्यूस होता है आपको पता है उसका अपोजिट चार्ज अदर साइड में इंड्यूस होता है। इधर माइनस क्यू तो इधर प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू बाहर चला जाएगा, तो बाहर का चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू, यानी कि माइनस क्यू और Q प्लस क्यू। दिस इज द राइट आंसर। ये कैविटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ये था हमारा 1 घंटे के अंदर में पूरी मैंने कोशिश की है कि कम से कम समय लगे। मैं स्पीड में आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, इसमें बहुत एनर्जी लगती है, इसके लिए बहुत पोटेंशियल चाहिए, उसके बाद ही इतना फास्ट हम लोग पढ़ा पाते हैं। लेकिन मेरा टारगेट यही था कि 1 घंटे में मुझे ये वीडियो कंप्लीट करना है, जिसमें ढेर सारे पीवाईक्यूज भी मैंने आपको कराए हैं। उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन आप सभी को कैसा लगा और कितना हेल्पफुल है आप सभी के लिए। लव यू ऑल।